जय हिंद। बायोकेम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं वंशागत के आणविक आधार का लेक्चर नंबर 3। तो जैसा कि हम जानते हैं लेक्चर नंबर 2 में हमने न्यूक्लियोटाइड की कहानी के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियोटाइड किन किन से मिलकर बना होता है इसके बारे में हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था। वहीं से कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और लेक्चर 2 में जानेंगे कि न्यूक्लियोटाइड को जब हम जोड़ जोड़ के एक बड़ी श्रृंखला बनाते हैं तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है, तो बात करेंगे आज हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना था। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड में हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें थी। एक था पेंटोज शर्करा, दूसरा था फास्फेट समूह, और तीसरा था नाइट्रोजन क्षार। तो मेरे भाई जब इन तीनों को हमने एक साथ मिलाया था तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ था। तो पेंटोज शर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षार को जब एक साथ मिलाएंगे तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो जरा हम फिगर से समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम पेंटोज शर्करा का फिगर बनाएंगे। ये रहा मेरे भाई पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा में 5 कार्बन पाए जाते हैं। हम बात करेंगे डीएनए के लिए न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, इधर हम बात करेंगे आरएनए के लिए न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। दोनों की हम बात करेंगे, डीएनए में कैसे न्यूक्लियोटाइड बनेगा और आरएनए में कैसा न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड जब पेंटोज शर्करा हमने पढ़ा था तो हमने दोनों में डिफरेंस भी दिया था। हमने बोला था कि जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगा उसके दूसरे कार्बन पे OH समूह नहीं पाया जाता है। इसके दूसरे कार्बन पे क्या होगा, OH समूह नहीं होगा। बट अगर हम राइबोज शर्करा की बात करें तो राइबोज शर्करा के दूसरे कार्बन पे मेरे भाई OH समूह पाया गया था। और यहाँ पर था क्या, OH के स्थान पे जब हमने नाइट्रोजन क्षार जोड़ा था, यहाँ पे हमने OH के साथ क्या जोड़ा है, नाइट्रोजन क्षार। और इसके 5वें कार्बन पे हमने OH को हटा के फास्फेट समूह जोड़ा है। इसके 5वें कार्बन पे भी क्या पाया जाएगा, फास्फेट समूह होगा। और इसके पहले कार्बन पे नाइट्रोजन क्षार पाया जाएगा। तो कुछ ऐसा हमने देखा था किसका, न्यूक्लियोटाइड की संरचना। अब हमने उसमें बात कर लिया कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं कुछ ऐसे होते हैं और आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं मेरे भाई कुछ ऐसे होते हैं, जिसमें इसके पेंटोज शर्करा के दूसरे कार्बन पे अगर सेकंड नंबर के कार्बन की हम बात करें तो सेकंड नंबर कार्बन के साथ OH समूह लगा होता है, बट इसके सेकंड नंबर कार्बन के साथ OH समूह नहीं पाया जाता है। तो ये रही कहानी किसकी, न्यूक्लियोटाइड की, जिसमें एक हमने बात कर लिया डीएनए के लिए और दूसरा हमने बात कर लिया आरएनए के लिए। तो आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें OH समूह पाया जाएगा और डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं दूसरे कार्बन पे मेरे भाई साहब OH समूह नहीं पाया जाता है। तो ये कहानियाँ आपके दिमाग में होनी चाहिए भाई साहब, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो ध्यान से देखते हैं तो हमको इसमें OH H और इसमें OH दिखाई पड़ता है। तो बस डिफरेंस इतना आता है। बाकी इसके 5वें कार्बन पे फास्फेट समूह, इसके पहले कार्बन पे नाइट्रोजन क्षार, इसके भी 5वें कार्बन पे फास्फेट समूह और पहले कार्बन पे नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। अब अगर नाइट्रोजन क्षार की बात करें डीएनए में तो इसमें इसके स्थान पे आप ला सकते हैं एडेनिन, आप जोड़ सकते हैं ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये चारों नाइट्रोजन क्षार जोड़े जा सकते हैं बारी बारी से। अगर हम इसके साथ एडेनिन को जोड़ेंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड अलग न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अगर हम ग्वानिन जोड़ेंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड अलग न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। साइटोसिन जोड़ेंगे तो अलग नाम हो जाएगा और थाइमिन जोड़ेंगे तो इस संरचना का अलग नाम पड़ जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसमें हम बात करें, इसमें जोड़ा जाएगा एडेनिन, ग्वानिन,
साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पे मेरे भाई यूरेसिल जोड़ दिया जाएगा। ये कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अरे कैसे नहीं आएगी यार, सारी कहानियां दिमाग में फिट होती रहेंगी। टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ टेंशन देने का और कहानी को अपने दिमाग में बैठाने का। तो ये सारी कहानियां किसकी है? न्यूक्लियोटाइड की। जब पेंटोज शर्करा फास्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षार को एक साथ जोड़ेंगे तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के लिए ये रहा न्यूक्लियोटाइड और आरएनए के लिए आपको ये लौक रहा होगा न्यूक्लियोटाइड। तो दोनों में अंतर कहाँ है? दोनों में अंतर है दूसरे कार्बन पे। आरएनए के दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी समूह और डीएनए के दूसरे कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन पाया जाता है। इतनी कहानी होती है न्यूक्लियोटाइड की। अब इन्हीं न्यूक्लियोटाइड को हम जोड़ जोड़ के एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे तार जैसी, और उसी लंबी श्रृंखला को हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो अब आपको दिख रहा होगा इसमें फास्फेट जुड़ा है, इसमें पहले कार्बन पे नाइट्रोजन जुड़ा है, तो इनके बीच में बंध बन रहा है, एक बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। चाहे हम नाइट्रोजन क्षार और कार्बन के बीच में बात करें, चाहे हम फास्फेट समूह और कार्बन के बीच में बात करें, तो दोनों के बीच में क्या बन रहे हैं? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम वही बात करेंगे कि कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके साथ होता है। अगर हम फास्फेट और इस पांचवें कार्बन की बात करें तो यहां बनता है फास्फोएस्टर बंध। फास्फोएस्टर बंध बनता है इनके साथ। अगर हम नाइट्रोजन क्षार और कार्बन की बात करें तो यहां बंध बनता है एन ग्लाइकोसिडिक बंध। तो ये दो बंध का निर्माण होता है जब फास्फेट समूह पेंटोज शर्करा से जुड़ता है इसके पांचवें कार्बन से, तो बनता है फास्फोएस्टर बंध। और जब नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ता है तो बनता है ग्लाइकोसिडिक बंध। तो यहां पर जो शर्करा आपको दिख रही है इसे हम बोलते हैं डीऑक्सी पेंटोज शर्करा, या बोल लें डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और यहां पे आरएनए में जो शर्करा बना इसे हम बोलते हैं राइबोज शर्करा। क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है जिसके कारण इसे हम राइबोस बोल लेते हैं, और डीएनए में एक ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इसे हम डीऑक्सी बोलते हैं। ये डीऑक्सी की कहानी हमने पहले भी देख रखी। डीऑक्सी का मतलब होता है कि एक ऑक्सीजन की कमी होगी, और जिसमें एक ऑक्सीजन की कमी होगी उसी को हम बोलेंगे डीएनए, और जिसमें एक ऑक्सीजन की अधिकता होगी उसी को हम बोलेंगे आरएनए। तो ये दोनों कहानियां आपके दिमाग में होनी चाहिए भाई साहब। तो ये कहानी आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़नी होती है। हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में जाने तो ये बहुलक होता है। बहुलक होता है। अब बहुलक होता किसका है? बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड का। बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड का। बहुलक का मतलब होता है कि जब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिटें आपस में जुड़ती हैं तो एक बड़ी यूनिट का निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं बहुलक। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ आपस में जुड़ के एक संरचना लंबी सी बनाएंगे, उसी लंबी श्रृंखला को हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो चलिए हम बात करते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बना होता है। हमने बना लिया एक पेंटोज शर्करा, यहां है OH, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर जुड़ा है नाइट्रोजन क्षार, हमने मान लिया एडेनिन जुड़ा है, यहां पर होगा फास्फोरस या बोल लें फास्फेट समूह। अब नीचे हम एक और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे। यहां पर क्या होगा भैया? OH होगा, यहां पर H होगा, H होगा, इसके साथ हम मान लेते हैं कि जुड़ा है ग्वानिन, यहां पर CH2OH होगा।
अब देखिए क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड ये बना है, एक न्यूक्लियोटाइड ये नीचे बना है। अब इन दोनों न्यूक्लियोटाइड को आपस में चिपकाना है, तो एक दूसरे के साथ जोड़ना है। प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। तो एक साथ जोड़ेंगे कैसे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है O, यहाँ पर है OH। अगर हम फास्फोरस की संरचना बनाएं तो यहाँ पर होगा OH, यहाँ पर होगा OH, यहाँ पर होगा OH, यहाँ डबल बॉन्ड O। तो अब आपको कुछ कुछ दिख गया होगा। तो देखिए जरा, यहां से हाइड्रोजन बाहर गया और यहां से क्या बाहर जा रहा है, OH बाहर जा रहा है। और यहां से क्या हो रहा है, फास्फोरस से हाइड्रोजन और पेंटोस शर्करा से क्या जा रहा है, OH। तो यहां से भी क्या बाहर जा रहा है भैया, यहां से H2O बाहर जा रहा है। और यहां से भी क्या बाहर जा रहा होगा, यहां से भी H2O बाहर जा रहा होगा। तो अगर हम इन दोनों को मिलाने का प्रयास करें, अगर इन दोनों को हम एक साथ मिलाने का प्रयास करें तो कुछ ऐसा आपको बनता हुआ दिखेगा। अब इसको हम जोड़ दें इस कार्बन से और इसको हम जोड़ रहे हैं इस कार्बन से, तो आपको दिख रहा होगा कि इस फास्फेट समूह से और इस कार्बन से एक बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए जरा, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इसके साथ भी अगर हम देखें तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन ये बनता हुआ दिख रहा होगा। तो अगर इसको हम बोले तो इसको हम बोलते हैं फास्फोएस्टर बंध, फास्फो एस्टर बंध। अभी थोड़ी देर पहले भैया हमने देखा था कि ये फास्फोरस जब इस कार्बन से जुड़ता है तो बनता है फास्फो एस्टर बंध। और ये जो जुड़ रहा है, ये भी जुड़ेगा तो किस बॉन्ड का निर्माण होगा, ये भी जब जुड़ेगा तब बनेगा फास्फो एस्टर बंध, फास्फो एस्टर बंध। तो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए कितने फास्फोएस्टर बंध दिख रहे हैं, दो फास्फोएस्टर। दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है, कितने फास्फोएस्टर बंध बन रहे हैं, दो। तो दो फास्फोएस्टर को हम जब एक साथ बोलेंगे तो इसी को हम बोलते हैं फास्फो डाई एस्टर, फास्फो डाई एस्टर बंध। तो अब आप बोल सकते हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए किस बंध का निर्माण किया जाएगा, तो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण होगा। क्यों, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड जब फास्फेट समूह से जुड़ रहा है तो एक फास्फोएस्टर बंध, और जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड उसी फास्फेट समूह से जुड़ रहा है तो दूसरा फास्फोएस्टर बंध का निर्माण हो रहा है। इन दोनों बंधों को हम एक साथ बोलेंगे फास्फोडाइएस्टर बंध। तो इस प्रकार से दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए। अब ऐसे भैया धीरे धीरे हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों को एक साथ जोड़ के एक लंबी श्रृंखला जैसी संरचना बनाएंगे। उसी लंबी जैसी श्रृंखला को हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये कहानी रही इसकी। तो एक बंध यहाँ बना है, एक बंध यहाँ बना है। तो अब आपको ये कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर होती जा रही होगी कि काम क्या क्या हो रहा है और दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ रहे हैं। अभी इसको हम और क्लियर करते हैं आगे चल के। चलिए और क्लियर कर लेते हैं इनको। अब थोड़ी सी संरचना हम ऐसे बनाएंगे। देखिए यहां हम बना लेते हैं शुगर, ये रहा शुगर। यहां हम जोड़ लेते हैं, मान लीजिए यहां है फास्फेट, यहां जोड़ लेते हैं, यहां है फास्फेट। और यहां पर जुड़ा है नाइट्रोजन क्षार। अब यहां पर भी क्या होगा, फास्फेट होगा, यहां पर क्या होगा, शुगर होगा, और इसके साथ जुड़ा होगा नाइट्रोजन क्षार। यहां पर क्या होगा, फास्फेट होगा, यहां पर क्या होगा, शुगर होगा, इसके साथ जुड़ा होगा नाइट्रोजन क्षार। फिर सेम संरचना ऐसे होगी, फास्फेट होगा, शुगर होगा, और इसके साथ जुड़ा होगा नाइट्रोजन क्षार। तो आपको दिख रहा है कि दो शुगर को आपस में, या बोल लें दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने के लिए दो बंध, दो डंडी बन रही है। तो इन्हीं दोनों डंडियों को हम बोलेंगे फास्फोएस्टर बंध। तो एक डंडी को एक फास्फोएस्टर बंध, दूसरी डंडी को दूसरा फास्फोएस्टर बंध। तो दोनों डंडियों को जब एक साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा फास्फोडाइएस्टर बंध। तो आपको अब एकदम क्लियर दिख रहा होगा, यहां जो बंध बन रहा है इसी को बोलेंगे फास्फो डाई एस्टर बंध। तो आपको यहां दिख गया होगा कि फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड,
यहाँ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा कि फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण कैसे हो रहा है। अगर इसके आगे हम बात करें तो सेम टू सेम ऐसे आगे भी जुड़ जाएंगे। यहाँ होगा NB, यहाँ होगा क्या, यहाँ होगा भैया फास्फेट, फिर ऐसे जुड़ा होगा, यहाँ होगा फास्फेट, यहाँ होगा शुगर, यहाँ होगा क्या, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं इसको, यहाँ होगा नाइट्रोजन क्षार, फिर से यहाँ होगा फास्फेट, यहाँ होगा शुगर और यहाँ होगा नाइट्रोजन क्षार। फिर से अगर बनाएं तो यहाँ फास्फेट, यहाँ शुगर, यहाँ होगा नाइट्रोजन क्षार। तो अगर इसको हम हटा के यहाँ एडेनिन जोड़ दें और इसको हटा के हम यहाँ जोड़ेंगे साइटोसिन, तो एडेनिन और साइटोसिन डबल हाइड्रोजन बंध से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अगर यहाँ पर हम नाइट्रोजन क्षार हटा को हम ग्वानिन लगा लें और यहाँ हम साइटोसिन, तो ये दोनों आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाएंगे। अगर फिर से हम यहाँ थाइमिन लिख लें और यहाँ एडेनिन लिखें तो ये दोनों आपस में डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाएंगे। अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ हमने ले लिया साइटोसिन, तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बंध से ग्वानिन से जुड़ जाएगा। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को हमने एक साथ जोड़ दिया। तो ये जो श्रृंखला आपको दिख रही है, ये श्रृंखला है डीएनए में। ऐसी श्रृंखला आपको डीएनए में देखने को मिलेगी। तो ये रहा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला और ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में नाइट्रोजन क्षार से जुड़ी होती हैं। यहाँ तो ये दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं, न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो दोनों श्रृंखलाएं हैं, ये आपस में जुड़ी होती हैं नाइट्रोजन क्षार, और दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं फास्फोडाइएस्टर बंध। तो ये रही कहानी मेरे भाई इनकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की कहानी ये रही। कुछ इस प्रकार से आपस में जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये कहानी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम आपके नज़र के सामने आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि क्या क्या कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं और कैसे कैसे कहानियाँ बनाई जा रही हैं। तो ये रहा एक न्यूक्लियोटाइड या बोल लें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का संरचना। जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है डीएनए का, अगर इस साइड का हम हटा दें तो ये जो आपको संरचना दिखेगी वो रहेगी किसकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आरएनए की। तो ये कहानी रही किसकी, डीएनए और आरएनए।